एक करोड़पति व्यक्ति जो फिलहाल काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चला है और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है। उसके घर में उसके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों का बंटवारा हो रहा है। अब यहाँ पर बंटवारा तो हो जाता है, बच्चों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी ले ली थी, लेकिन माता पिता को कोई भी अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो और कुछ लोग बंटवारे में आए हुए थे वह कहने लगते हैं जब इनकी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने ले ली तो इनको भी अपने पास रखो और बदलते बदलते अपने पास रख लेना। लेकिन सभी बहुएं साफ साफ मना कर देती हैं और कहती है कि हम तो बिल्कुल भी इन्हें अपने पास नहीं रखेंगे। अब तभी यहाँ पर एक व्यक्ति कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं रखोगे तो ऐसा करो, इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो। और यहाँ पर बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक कोमल नाम की लड़की आती है जिसकी उम्र 25 साल थी और वह जैसे ही आकर यह सब कुछ देखती है यहाँ पर तो एकदम से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने माता पिता को नहीं रखना चाहते तो मैं इन्हें अपने पास रख लूंगी, लेकिन इसके बाद कभी भी तुम्हें इनसे मिलने तक की इजाजत नहीं होगी। बच्चे तो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक करोड़पति व्यक्ति होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहता है कि अगर उस दिन तुमने वो काम नहीं किया होता तो आज हमें बुढ़ापे का सहारा नहीं मिल पाता। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस करोड़पति पति पत्नी को अपने साथ रखना चाहती थी और क्या काम किया था उसकी पत्नी ने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के छपरा के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पति है जिसका नाम घनश्याम है और एक उसकी पत्नी है जिसका नाम है सावित्री। सावित्री और घनश्याम जिन दोनों की अभी अभी शादी हुई है और शादी होने के बाद उन्होंने अपने घर को बसाने की शुरुआत ही की है। घनश्याम जो कि मजदूरी किया करता है और मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता है। यहाँ पर सावित्री घर को संभाला करती है, लेकिन उसके बाद जैसे शादी को उनकी को 3 से 4 महीने बीतते हैं तो यहाँ पर सावित्री काफी ज्यादा उदास रहा करती है। अब घनश्याम जो कि अपनी पत्नी से प्यार कर बैठा था वह कहने लगता है कि क्या हुआ सावित्री, तुम इस तरह से उदास क्यों रहा करती हो। तो यहाँ पर सावित्री पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब घनश्याम बार बार पूछता है तो वो कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि जिस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है क्या इसी तरह से हमारे बच्चों का होगा। अगर हम लोग यहाँ पर मजदूरी करते रहे तो ऐसे हमारे बच्चे होंगे और वो भी बड़े होकर केवल मजदूरी ही करेंगे। अब ये बात वैसे तो सावित्री ने नॉर्मल तरीके से कह दी थी, जैसे मानो कि कोई नॉर्मल सी बात हो, लेकिन घनश्याम के दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगती है और उसके बाद वो फैसला करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। उसके बच्चे होने से पहले उनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा होगा ताकि वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके और अच्छे संस्कार दे सके और एक बड़ा आदमी बना सके। तो इसी वजह से यहाँ पर जो घनश्याम होता है वह दिल्ली आने का फैसला करता है और वहीं पर अपनी बची कुछ जिंदगी को जीने का फैसला करता है। घनश्याम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, गांव के अंदर एक घर था और उस घर को वह अपने किसी पड़ोसी को देकर वहां से उससे कुछ पैसे ले लेता है और वहां से सीधा पत्नी के साथ दिल्ली चला आता है। पत्नी पूछती है कि यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहने लगता है कि हमारे बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी होगी। इस बात को सुनकर पत्नी चुप रह जाती है और इसके बाद जो घनश्याम होता है दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी बना लेता है। उस कंपनी से वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमाता है और अब तक उसके 4 बच्चे भी हो चुके थे। चारों बेटे अच्छी तरह से काबिल हो जाते हैं और काबिल होने के बाद अपनी अपनी नौकरियों पर लग जाते हैं। पिता ने चारों बच्चों के लिए अलग अलग आलीशान बंगले बना दिए थे, जिन बंगलों के अंदर बच्चे रहा करते थे और यहाँ पर अब उनकी शादी करने लगता है। घनश्याम अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशमिजाज जिंदगी व्यतीत कर रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अब उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब जब जिम्मेदारी बच्चे अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो उसके बाद जो घनश्याम होता है एक एक करके अपने बच्चों की अच्छे अच्छे घरों में शादी करता है और धीरे धीरे करके उसने अपने 3 बेटों की शादी अच्छे अच्छे घरों में कर दी थी। और उसके बाद उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अमन होता है वह रह गया था और उसके लिए भी ये इधर उधर लड़की ढूंढते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है और उस लड़की से माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है और जो लड़की थी वह एक जज की बेटी थी। तो इसी वजह से घनश्याम को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब वह अपने पुराने दिनों को याद करता है कि वह किस तरह से दूसरों के घरों में मजदूरी किया करता था और आज उसके बेटे की शादी एक जज की बेटी से हो रही है, तो यह बात अपने आप में ही बहुत मान है। और इसी बात को सोच सोचकर घनश्याम काफी ज्यादा इतराया करता था। इसके बाद उस जज की बेटी से सबसे छोटे बेटे की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जैसे शादी को 1.5 साल होता है तो सबसे छोटी जो बहू होती है वो घर के अंदर एक अजीब सा आतंक का सा माहौल कर देती है और सभी बहुएं अलग अलग चालबाजी में चलने लगती हैं। यानी कि यहाँ पर बहू ने आकर सभी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से
से सभी पूरी तरह से सयानी हो गई है और जो परिवार अब तक एक होकर जी रहा था वह परिवार अब बिखरने लगा है। छोटी छोटी बातों में भाइयों में कहासुनी होने लगती है और छोटी छोटी बातों को लेकर सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए घनश्याम और सावित्री काफी ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पर इन सभी चीजों को देखने के बाद घनश्याम की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगती है। लेकिन अब तक परिवार के अंदर जो एकता थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब सभी बच्चे अलग अलग होने के लिए कहने लगते हैं। घनश्याम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते हैं और इसके बाद एक दिन तय करता है और उस दिन सभी बच्चों को अलग अलग करने का फैसला कर लेता है। घनश्याम ने यहाँ पर कुछ जानने वालों को बुलाया था और साथ में कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को भी बुलाया था ताकि सभी के सामने सभी प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से बंटवारा कर सके और कोई भी बच्चा ये ना कह सके कि पिताजी ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ पर वैसे तो पिताजी ने पहले से सारा के सारा बिजनेस भी बच्चों के नाम कर रखा था और सभी बच्चों के लिए अलग अलग से घर भी बना रखे थे ताकि फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ तो केवल फॉर्मेलिटी करनी थी और इसी वजह से जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पिता कह देता है कि बेटे ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए घर भी अलग बना रखे हैं और सभी बिजनेसों में तुम्हारा बराबर की हिस्सेदारी है और तुम अपने अपने बिजनेस को संभालो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बाबूजी, हम अपने अपने बिजनेस को संभाल लेंगे और कैसी भी परेशानी नहीं है और जब आपने पहले से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रखी है तो फिर परेशानी होनी भी क्या है। इसके बाद वो लोग अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जब माता पिता को अपने पास रखने की बात आती है तो सभी लोग मना करने लगते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी बहू से कहा जाता है कि माता पिता तेरे पास रहेंगे और तुझे इनकी देखभाल करनी है। लेकिन यहाँ पर जो छोटी बहू होती है, जो जज साहब की बेटी थी, वह बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि बुढ़ापे में अब मैं इनकी देखरेख करने के लिए इनका खर्च नहीं उठा सकती और इनको मैं ही क्यों रखूंगी। बड़े बड़े 3 भाई भी तो है ना, उनका भी तो फर्ज बनता है और पहले वो रखेंगे और हमारा नंबर तो सबसे बाद में आएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर माता पिता एकदम से हैरान हो जाते हैं कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी पूरी के पूरी पैसे कमाने में और अपनी तरफ देखा भी नहीं था, वह बच्चे आज इस तरह से उनके साथ कर रहे हैं और उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वह समाज वालों की तरफ देखते हैं और जो समाज वाले होते हैं वह उनके बड़े भाइयों से कहने लगते हैं कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, ये बात भी ठीक कह रही है तो तुम बड़े बड़े इसको अपने पास रखो। लेकिन यहाँ पर सभी भाई एक एक करके साफ मना कर देते हैं माता पिता को पास रखने से और कह देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं रखा जाएगा, और भी तो हैं वो इनकी देखरेख कर लेंगे। अब जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो वहां पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई, जब पिता की प्रॉपर्टी की बात आती है तो तुम लोग सभी आगे बढ़कर हाथ बटाते हो, लेकिन जब माता पिता की देखरेख करने की बात आती है तो उसके बाद तुम सभी लोग पीछे हट रहे हो। अब इस बात को सुनकर बेटे तो चुप हो जाते हैं लेकिन बहुएं साफ साफ मना कर देती हैं क्योंकि वह कुल को बचा कर आई थी और वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। इसके बाद तभी उसी भीड़ में से एक समझदार व्यक्ति आगे निकलता है और कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें माता पिता का खर्चा देना होगा और माता पिता तो वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी बेटे झट से हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक एक महीने का खर्चा हम लोग देते रहेंगे और जब तक माता पिता वहां पर है हम उनका खर्च आराम से देते रहेंगे। आप ऐसा करो, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। ऐसा कहकर वो लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर जब माता पिता इस बात को सुनते हैं कि बुढ़ापे की हालत में जब पिता बीमार है तो उस समय पर जो बेटे हैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो माँ होती है जिसका नाम सावित्री होता है वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, इतना एहसान तुम्हारा नहीं चाहिए। जब हमने अब तक की जिंदगी अपने दम पर जी ली है तो आगे की जिंदगी को भी जी लेंगे। मैं चाहे जो भी करूं लेकिन तुम लोगों से कोई भी मदद की उम्मीद नहीं रखूंगी और तुम अपने घर के अंदर आराम से रहो। इसके बाद यहाँ पर जैसे वो लोग घर से चलने लगते हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, तभी यहाँ पर एक कोमल नाम की लड़की आती है जिसकी उम्र 25 साल होती है और कोमल खुद का बिजनेस किया करती है। अब कोमल जैसे यहाँ पर घनश्याम जी और उनकी पत्नी सावित्री को आंखों में आंसू देखती है और उनको इस तरह से मायूस होकर घर से वो निकलता देखती है तो उसके बाद पहले वो मामले को समझती है और मामले को समझने के बाद एकदम से घनश्याम जी और सावित्री जी को रोक देती है। कहती है कि आप रुकिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी एक घर है जिस घर के अंदर माता पिता की जगह आज भी खाली है, तो आप ऐसा करो मेरे साथ चलो। इसके बाद घनश्याम जी पहले तो कोमल की तरफ देखते हैं और अपनी आंखों में आंसू लेकर उससे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटी, जिन बेटों के लिए मैंने सब कुछ किया है उन्होंने तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहती है कि नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बाबूजी के समान हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा, वरना फिर देख लेना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इस तरह से वो बच्चों की जिद करती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर लेती है।
अब इसके बाद जब घनश्याम जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह कोमल की तरफ देखते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान, अगर तुम उस दिन वो काम नहीं करती तो आज हमें कोई भी सहारा नहीं मिलता। खैर छोड़ो इन बातों को और चलो हम बेटी के साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, इनको अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने दो और जब इनके बच्चे इनके साथ ऐसा करेंगे तो उस समय पर इनके सामने सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कहकर वो लोग कोमल के साथ चले जाते हैं और उसके साथ उसी के घर में रहने लगते हैं। कोमल बड़े ही प्यार से उन्हें रखा करती है और यहाँ पर कोमल का जो पति होता है वह भी घनश्याम जी की अच्छे से देखरेख किया करता है और सावित्री जी को भी माता पिता ही समझा करता है। कभी कभी घनश्याम जी और उनकी पत्नी जब बैठे रहा करते हैं तो उन्हें वो बातें याद आ जाती हैं जब उन्होंने कोमल की थोड़ी सी मदद की थी और उसके बदले में वो आज इतने बड़े आलीशान घर के अंदर रह रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो कोमल है, जब इसकी उम्र 10 साल होती है तो उस टाइम पर इसके माता पिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। चाचा चाची के पास ये रहा करती थी और चाचा चाची इसे खाने के लिए भी नहीं दिया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोमल होती है वह सिग्नल पर भीख मांगने लगती है और तभी एक दिन घनश्याम जी और उनकी पत्नी सावित्री गाड़ी से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जब उनके पास अच्छा खासा पैसा था तो वह पति पत्नी ऐसे निकल जाया करते थे गाड़ी को लेकर और इसी तरह से जब एक दिन जा रहे थे तो सिग्नल पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो बच्ची भीख मांग रही थी और भीख मांगते मांगते अचानक से घनश्याम जी की गाड़ी के पास आ जाती है। अब जो घनश्याम जी होते हैं वो मेहनत पर विश्वास किया करते थे और भीख मांगने वालों को गलत ही ठहराया करते थे। तो वे हीन दृष्टि से कोमल की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो सावित्री जी होती हैं उन्हें उस बच्ची पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और उसके बाद यहाँ पर जो सावित्री जी होती हैं जब गाड़ी थोड़ी आगे निकल जाती है तो एकदम से गाड़ी रुकवाती है और उतरने के बाद एक दुकान से एक पेन का पैकेट खरीदती है। पेन का पैकेट खरीदने के बाद यहाँ पर वह सीधी उस लड़की के पास जाती है, कोमल के पास, और कहती है बेटी आज से तुम्हें भीख नहीं मांगनी है, इन पेनों को बेचो और जो मुनाफा है उसको अपने पास रख लेना और जितने पैसे की कीमत के हैं उतने पैसे के और भी पेन खरीद लेना। इस बात को कहकर वो लोग तो वहां से चले गए थे, लेकिन कोमल की जिंदगी में ये एक नई उम्मीद की किरण हो गई थी और इसके बाद जो कोमल होती है उसी काम को करती है। जो पेन उन्होंने दिए थे उन सभी पेनों को गाड़ियों पर जा जाकर बेचा करती और शाम तक वो सारे पेन उसके बिक जाते हैं। उनको बेचने के बाद उसे इतना मुनाफा तो आ ही गया था कि जिससे उसका पेट भर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कोमल होती है उनमें कुछ और पैसे मिला लेती है जो सुबह से उसने भीख मांगे थे और उनको मिलाकर वह और भी ज्यादा पेन खरीदती है और उनको भी रात होने से पहले पहले बेच देती है। यानी कि अब यहाँ पर इसके पास डबल मुनाफा हो गया है और एक बार के मुनाफे से तो वह अपना पेट भरती है और दूसरे बार के मुनाफे और साथ में पुराने पैसों को मिलाकर वह और भी ज्यादा पेन खरीदती है। धीरे धीरे इसके बाद उसके पैर कभी रुकते नहीं है और वह धीरे धीरे करके और भी भीख मांगने वाले बच्चों को अपने साथ लगा लेती है और ऐसे छोटे छोटे काम करके कुछ पैसा कमा लेती है। जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो उसके बाद वह एक छोटी सी ऐसी जगह लेती है जिस जगह के अंदर वह अपने हाथ से कुछ सामान बनाकर सिग्नल पर इस तरह से बेच सके, क्योंकि अब उसके पास एक टीम भी है और टीम वर्क करके वह अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। उम्र भले ही छोटी थी लेकिन तजुर्बा काफी ज्यादा हो गया था और इस तजुर्बे के बलबूते पर यहाँ पर जो कोमल होती है वो छोटे छोटे लघु उद्योग घरों के अंदर खुलवाने लगती है और उनसे जो प्रोडक्ट बना करते उनको जाकर सिग्नल पर बेचा करती है। उसके साथ तकरीबन 100 से ज्यादा भिखारी ऐसे थे जिन्होंने कभी भीख मांगने का सोचा था, लेकिन आज वो आत्मविश्वास के साथ अपनी रोटी खा रहे थे और वो लोग भी कभी कोमल से मिलने के लिए आया करते हैं। तो यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि यही है घनश्याम जी और उनकी पत्नी सावित्री, तो उसके बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी बन गई है। अब ये छोटी सी मदद थी कहने को तो, लेकिन यहाँ पर कोमल ने इस मदद को ऐसे व्यर्थ नहीं किया और इस मदद का भरपूर फायदा उठाया और आज अच्छी खासी जिंदगी जी रही है। वह एक बहुत बड़े बंगले में रहा करती है और अपने नीचे काफी सारे वर्कर उसने रख रखे हैं। जब घनश्याम जी और उनकी पत्नी सावित्री की कहानी इधर उधर लोगों में फैलती है तो लोग इस बात की वाहवाही करते हैं कि इस तरह से इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि इंसानियत से इंसान का भलाई होता है। तो यहाँ पर लोग सभी उनकी वाहवाही करते हैं और जब ये बात चारों तरफ फैलती है कि इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा हो गया है तो लोग उनके बच्चों को भी धुतकारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके जो बेटों की पत्नियां थी वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं और कह देती हैं कि बिल्कुल भी इन बातों को मत सुनो और अपने काम से काम रखो। लेकिन यहाँ पर लोगों का गुस्सा यहीं पर नहीं थमता है। जो घनश्याम जी के पुराने क्लाइंट थे उन तक भी एक कहानी पहुंच जाती है और वो लोग घनश्याम जी के बेटों को काम देना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी और जैसे लोगों के पास काम आया करता था तो वो इनसे कराया करते थे। लेकिन लोगों के अंदर जब एक कहानी फैलती है तो उसके बाद नए क्लाइंट तो नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट भी उनसे काम को छीन लेते हैं और वे लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने लिए इधर उधर कंपनी में नौकरी ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें बहुत छोटी सैलरी पर नौकरी मिलती है। जो अब तक ऐशो आराम पत्नियों ने देख रखे थे और बेटों ने देख रखे थे वो सारे के सारे छिन जाते हैं और वह सभी के सभी पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं। जब चारों भाई पत्नियों के साथ रोड पर आ जाते हैं और उनके बच्चे भी रोड पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपने पिता से माफी मांगेंगे और माफी मांगने के बाद अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि पिता का आदर ना करने की वजह से उनका पूरा काम छिन गया है और वो सभी लोग रोड पर आ गए हैं। इसके बाद
बाद सभी बच्चे एक साथ जाते हैं और अपने पिता से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर घनश्याम जी उनसे साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा अपनी जिंदगी को आराम से जियो, मैं कौन होता हूं तुम्हारे बीच में बोलने वाला। हाँ, रही बात माफी की तो कोई बात नहीं, मेरी वजह से जो नुकसान हो रहा है वैसा नहीं होगा। अब मैं सभी से कह दूंगा कि मेरे बच्चे मुझसे माफी मांग के मुझे अपने साथ ले जाने भी आए थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि बेटी के पास मेरा मन काफी ज्यादा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर लोगों में ये बात पता तो चल जाती है, लेकिन बच्चों को काम नहीं मिलता है और बच्चे आज भी इधर उधर दूसरों की कंपनियों में काम किया करते हैं, बहुत ही कम सैलरी पर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।